बच्चों, आप सबको नमस्ते। आपकी वर्चुअल प्रेजेंस को मैं फील कर रहा हूँ सबके साथ। कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे। यह भी अपवर्तन का ही एक प्रकार है और अपवर्तन की घटना से संबंधित है। आपने अपवर्तन की घटना में पढ़ते समय दो बातें कही थी कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसका उल्टा कहा था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब अभिलंब से दूर हट जाने पर अपने मन में एक प्रश्न आता है कि अभिलंब से दूर हटेगी, इसका मतलब यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे तो यह पक्का है कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो अपवर्तन कोण में एक जो आपका नॉर्मल है वहां से कितने अंश का कोण मैक्सिमम बन सकता है, तो वो हम देखेंगे कि अपवर्तन की घटना में 90 डिग्री तक का कोण बन सकता है। और वो सिचुएशन आप लोग जरा यहाँ फील करेंगे। अब ये कोई प्रकाश किरण है, हम इसका आपतन कोण यहाँ रखेंगे तो इसको थोड़ा सा यहाँ अलग से रफ पे बना के समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपतन कोण ये रखा तो क्या होगा, अपवर्तन कोण थोड़ा बढ़ेगा। हमने कहा आपतन कोण थोड़ा और बढ़ा दो तो अपवर्तन कोण हो सकता है और बढ़ गया। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपतन कोण के किसी मान पर अपवर्तन कोण का ये सीधे इंटरफेसिंग सरफेस जो होता है उस पर लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी यानी अपवर्तित होगी। तो आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने पर एक ऐसी दशा आ जाएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यही आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है, इसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब बात निकल करके आती है कि क्रांतिक कोण किसके किसके लिए होगा। तो हमने कहा कि ये मीडियम है। जैसे मान लीजिए आपका विरल माध्यम सघन माध्यम कुछ है, फिर विरल कुछ है, सघन बदल दिया हमने तो विरल बदल जाएगा, या विरल माध्यम हो रही है तो सघन माध्यम कोई दूसरा होगा, तो हम क्रिटिकल एंगल बार बार हमारा चेंज होता रहे। अब हम इसका एक रे डायग्राम यहाँ बनाते हैं आपके सामने। ये आपकी आपतित किरण हो गई और अपवर्तित किरण सीधे इंटरफेसिंग सरफेस पर ऐसे चली जाएगी। यानी यहाँ अपवर्तन कोण कितना हो गया π/2 और आपतन कोण कितना हो गया। तो हमने कहा ये क्रांतिक कोण कहलाएगा, इसलिए इसको हम आई क्रिटिकल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल आप देख रहे हैं ना, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो क्रिटिकल एंगल से ही हम आईसी इसको लिख लेते हैं। अब परिभाषा क्या हुई, तो हमने कहा ये पहले समझ ले कि ये माध्यम आपका यहाँ डेंसर होगा, डेंसर सघन, और ये माध्यम आपका क्या होगा, विरल होगा। आप सब जानते हैं, इसके पहले भी मैंने कई बार बताया है कि सामान्यतया जो अपवर्तनांक होते हैं वो हम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का लिखते हैं, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। सघन माध्यम पहला माध्यम हुआ, यहाँ पहला माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम क्या हुआ, विरल है। तो यहाँ अपवर्तनांक थोड़ा उल्टा हो जाएगा। इस बात को सबसे पहले हमको मेंशन करने के ध्यान में रख लेंगे। अब परिभाषा कह लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। एक बार फिर सुन लें, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश या π/2 डिग्री हो जाता है, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब क्रांतिक कोण इन्हीं दो माध्यमों के लिए तय होगा, जो दो माध्यम उस समय है सघन और विरल, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उन दो माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण कहते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे जल हवा है, कांच हवा है, कांच जल है, ऐसे भी कोई पेयर बन सकते हैं। अब यहाँ पर जरा स्नेल का नियम लगाएंगे, हम लोग देखेंगे स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आईसी बटा साइन आर के जगह पर कितना हो जाएगा, π/2 साइन π/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1n2। अब आप सब जानते हैं सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, परंतु प्रायः ऐसा दिया नहीं रहता। दिया क्या रहता है, दिया रहता है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसलिए इसको हम कर लेंगे सीधे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का प्रयोग करके 1/2n1, और यहाँ क्या करेंगे साइन आईसी, और साइन π/2 मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको ये साइन आईसी
बटा 1 है, कोई मतलब नहीं होगा। इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/n। तो आप यहां से देख सकते हैं कि IC का मान निकल करके आएगा साइन इनवर्स 1/n। यानी क्रांतिक कोण जो आपका निकल करके आया, जो आपका क्रांतिक कोण निकल करके आया, वो हम किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है तो हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। अब क्रिटिकल एंगल आप देखेंगे कि यहाँ n किस पर डिपेंड कर रहा है, IC, या IC n पर डिपेंड कर रहा है। और n किस पर डिपेंड कर रहा था ये जरा समझेंगे हम लोग। हमने देखा था n इज इक्वल टू, एक बार हम इधर देख लेते हैं। आपने यहां जो देखा था इसको जरा एक बार देख लीजिए, n बराबर a प्लस b बाई लेमडा स्क्वायर, यानी n लेमडा पर डिपेंड कर रहा है। तो लेमडा जिसके लिए ज्यादा उसके लिए n कम, तो लेमडा r सबसे ज्यादा, लेमडा v सबसे कम, इसलिए n लेमडा सबसे ज्यादा तो n सबसे कम, तो n भी सबसे ज्यादा nr सबसे कम। ये बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, यहां से जरा देखेंगे, यदि n ज्यादा होगा, जरा ठीक से सुनेंगे, n ज्यादा होगा तो 1/n का मान कम होगा। यदि n ज्यादा होगा तो 1/n का मान कम होगा। और साइन में कम मान के लिए कोण कम होता है, ज्यादा मान के लिए कोण ज्यादा होता है। साइन का मैक्सिमम मान कितना आएगा, 1 आएगा 90 डिग्री के लिए। तो n ज्यादा तो 1/n का मान कम। फिर एक बार सुन लेंगे, n ज्यादा तो 1/n का मान कम, और 1/n का मान कम होगा तो IC का मान भी कम होगा। n ज्यादा किसके लिए है, तो हमने कहा वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा है, तो वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा तो 1/n का मान सबसे कम होगा, तो IC का मान सबसे कम होगा। यानी IC वायलेट कलर के लिए सबसे कम होगा और IC रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा। एक बार यहाँ पे देख लें, n सबसे ज्यादा किस कलर के लिए, वायलेट कलर के लिए, तो 1/n का मान सबसे कम होगा, और 1/n का मान सबसे कम होगा तो IC का मान भी सबसे कम होगा। IC का मान भी सबसे कम होगा, तो इसलिए कम सबसे किसके लिए होगा, वायलेट कलर के लिए हुआ, और रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से क्रिटिकल एंगल का मान भी रंगों पर निर्भर करता है। ये हमने आपको बताया कि यदि माध्यम समान है वही दोनों, तो क्रांतिक कोण जिसके लिए जिस रंग के लिए रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा, वायलेट कलर के लिए सबसे कम। अपवर्तनांक पर भी सबसे ज्यादा डिपेंड हो ही रहा है, वो मैंने बता ही दिया कि IC प्रोपोर्शनल 1/n हो जाएगा, तो IC प्रोपोर्शनल यहाँ 1/n हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि n बराबर क्या होता है, C/B, तो IC प्रोपोर्शनल B भी होगा, क्योंकि n बराबर क्या होता है, C/B। अब C क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, तो C जब नियत हो जाएगा तो B ऊपर चला जाएगा, B ऊपर जाएगा तो IC प्रोपोर्शनल B। अब B सबसे ज्यादा किसके लिए होगा और सबसे कम किसके लिए होगा, इसको कल हम लोगों ने बात करी थी। तो इस तरीके से आप वायलेट, इसके चाल पर भी डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल का मान, इसके रंगों पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। अब बात निकल करके है कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा, अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो यदि n ज्यादा होगा तो IC का मान कम होगा, मैंने पहले कहा है। यानी यदि n डायमंड का मान ज्यादा होगा, n डायमंड किसकी तुलना में, n ग्लास की तुलना में, और ये क्या होगा, n वाटर। डायमंड का सबसे ज्यादा, उसके बाद ग्लास का, उसके बाद फिर वाटर का। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि IC डायमंड का सबसे कम, IC डायमंड का सबसे कम, ग्लास का उससे ज्यादा, और वाटर का उससे भी ज्यादा। ये एक बार फिर समझ लें आप लोग, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसके लिए IC का मान सबसे कम होगा। इसीलिए आप जानते हैं कि जो हीरा होता है ना, उसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, 24-25 डिग्री के आसपास होता है। उसके बाद फिर ग्लास का होता है 42 डिग्री के आसपास, और वाटर का 49 के आसपास होता है। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने देखा कि क्रांतिक कोण किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़िए, आपको समझना चाहिए।
अब क्रांतिक कोण पर आधारित एक और बहुत बढ़िया सी घटना है जिसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वो हम लोग यहां देखेंगे आगे क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहां बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि अपवर्तन में परावर्तन कहां से आएगा। तो हम लोग एक बार फिर परावर्तन की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि किसी परावर्तक सतह से टकराकर प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना। अब आपने अभी तक जो पढ़ा था कि ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए वो इंटरफेसिंग सतह पर आपकी अपवर्तित किरण लौट गई। अब बाई द वे ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कोण पर आपतित कर दिया जाए और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का आपतन हो, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि प्रकाश किरण फिर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। और प्रकाश किरण जैसे वापस लौटेगी वैसे यहाँ पर आपतन के नियम न लग करके, अपवर्तन के नियम न लग करके सीधे परावर्तन के नियम लगते हैं। यानी जो जिस कोण पे आई थी ये ठीक उसी कोण पर वापस जाएगी। ये अब किसी ने पूछा कि क्या ये परावर्तक सतह? हमने कहा कतई नहीं, ये परावर्तक सतह नहीं है, ये इंटरफेसिंग सरफेस ही है। ये सघन माध्यम आपका हो गया डेंसर, ये आपका विरल माध्यम हो गया और रेयर, और ये इंटरफेसिंग सरफेस है। यहां एक बार लिख देते हैं इंटरफेसिंग सरफेस, बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। इंटरफेसिंग सरफेस और इंटरफेसिंग सरफेस कोई परावर्तक सतह नहीं है, फिर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? यहां से मेजर करेंगे, ये ग्रेटर देन आईसी, मतलब ये जो कोण है क्रांतिक कोण से ज्यादा परावर्तित हुई। तो डेफिनेटली यदि ये ग्रेटर देन आईसी होगा तो परावर्तन का नियम लागू ही हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा। तो जितना ये होगा उतना ही यही होगा, यानी यहाँ पूरे परावर्तन के नियम लागू हो रहे हैं। अब क्या हुआ? अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये रेयर मीडियम हो गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा शर्तों पर आधारित है कि जब अपवर्तन की घटना, किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना। अपवर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, और किस कोण पर? ग्रेटर देन आईसी। तब क्या हो रहा है? तब ये पुनः उसी माध्यम यानी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम क्या कहेंगे? TIR कहेंगे या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। एक बार हम अपनी बात पूरी परिभाषा कहनी हो तो आप कैसे कहेंगे? देखो बच्चों, परिभाषाएं कहीं बन करके नहीं आती, अपने मन से बनाई जाती है। अपवर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और किस कोण पर? ग्रेटर देन आईसी, तो वह पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर कह देते हैं कंफर्म करने के लिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर तमाम प्रकार के उदाहरण आपको आपके बुक में मिलेंगे, और कुछ उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम आप लोगों को बताएंगे। कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं? तो सबसे पहले तो ये हुआ कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, फिर क्या हो? क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण पर आपतित हो। तो ये इसकी शर्तें होंगी। इसके लक्षण में ये आता है कि ये चूंकि टोटल का टोटल प्रकाश परावर्तित हो जाता है, इसलिए इसमें इंटेंसिटी में अपेक्षाकृत ज्यादा इंटेंसिटी का प्रकाश आता है, तो इसलिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो अपेक्षाकृत अधिक चमकीला बनता है।
चमकदार बनता है, यानी इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो ह्रास है वो बहुत कम होता है। तो इसमें जो इसके इस पर आधारित उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्या क्या है? तो सबसे पहला उदाहरण इसमें आता है मिरेकल। फिर दूसरा उदाहरण इसमें आता है लूमिंग। फिर आता है ट्विंकलिंग ऑफ डायमंड। फिर ट्विंकलिंग ऑफ बबल ऑफ एयर इनसाइड वाटर। तो ये 3-4 उदाहरण है। एक बार फिर समझ लीजिए, मिरेकल, इसको हम मरीचिका कहते हैं या मृग मरीचिका के नाम से भी किताब में है। लूमिंग को कहते हैं उन मरीचिका, ये शीत प्रदेश की घटना है, ये बहुत ही गर्म प्रदेश की घटना है। ट्विंकलिंग ऑफ डायमंड आप सब जानते हैं, हीरे का चमकना है। फिर ये है, ये कोई हवा का बुलबुला पानी के भीतर कहीं फंसा हुआ है, तो उसमें चूंकि जल जो है एक प्रकार से सघन माध्यम है, उसमें बुलबुला होगा, वो विरल माध्यम होगा, उसमें प्रकाश किरण जाएगी तो वहां से TIR होगा और वहां पर फिर क्या होगा, वो चमक ज्यादा पैदा करेगा। ऐसे इसमें कांच में कोई दरार पड़ जाए तो वहां पर भी वो दरार से कुछ अपेक्षाकृत ज्यादा चमक आती है। तो ये 5वां उदाहरण इसके हो सकता है। ये सब इसके डेली लाइफ के व्यवहारिक जीवन के उदाहरण है। मिरेकल को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, एक हीडिंग कर लेते हैं मिरेकल। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सारे डेली लाइफ के उदाहरण है। अब मरीचिका कौन सी घटना हुई, ये थोड़ा समझना है। अब आप समझिए कि मरीचिका में क्या होना होगा। तो हमने कहा कि जैसे ये मान लीजिए कोई पेड़ है आपका, ये इसका एक कोई पेड़ है। अब आप सबसे पहले ये तय करो कि ये कहां घटित होने वाली घटना है। तो हमने कहा ये रेगिस्तान के बिल्कुल गर्म प्रदेश जहां होते हैं वहां घटित होने वाली घटना है। तो मिरेकल में क्या होता होगा ये थोड़ा समझना। अब गर्म प्रदेश में आप सब जानते हैं इसके पहले भी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है और जो रेत होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। इसलिए ज्योग्राफी में भी आप लोगों को सोशल स्टडी में कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा कि बालू जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। अब जल्दी गर्म होने का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही सन बहुत तेज आएगा वैसे वो गर्म हो जाएगा और सांझ ढलेगी तो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो दिन की 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास सूरज जब बिल्कुल सर पे होता है, उस परिस्थिति में रेत सबसे ज्यादा गर्म होती है। तो रेत जब सबसे ज्यादा गर्म होगी तो क्या होगा, नीचे रेत के संपर्क में आने वाली हवा थोड़ी गर्म हो जाएगी और जो ऊपर की हवा होगी वो थोड़ी गर्म कम रहेगी, इसलिए ठंडी रहेगी। तो ठंडी हवा और गर्म हवा, 2 प्रकार की हवा एक ही जगह पर बन जाएगी। तो यहां पर कई लेयर बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे लेयर बन जाते हैं। ये क्या आप देख रहे हैं, ये लेयर। और इन लेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये डेंसर मीडियम होता जाता है। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, डेंसर। नीचे क्या होता जाएगा, रेयर। नीचे की तरफ विरल माध्यम, ऊपर की तरफ सघन माध्यम। ये घटना कब घटित हो रही है, जब सूरज ठीक सर पे सबसे ऊपर चमक रहा है दोपहर के समय में। ऐसे ही कोई लाइट रे मान लीजिए यहां से ऐसे इस पेड़ के इस पॉइंट से ऐसे आपतित हो, तो लाइट रे ऐसे आपतित होगी। अब ये कौन सा मीडियम हुआ, तो हमने कहा ऊपर आपने पहले ही लिखा है कि ये माध्यम कैसा है, डेंसर है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट रे क्या हो जाएगी, फिर अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर हट गई। अब क्या होगा, अब लाइट रे यहां आएगी तो फिर अभिलंब से दूर हटेगी। और फिर क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा।
अब जब यहां पर आई तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आईसी हो, ग्रेटर देन आईसी। अब जो बिल्कुल समीप की हवा है, आप ये समझिए कि ये मिट्टी से परावर्तित नहीं हो रही है, एक बार फिर समझना है, मिट्टी से परावर्तन नहीं हो रहा है, बिल्कुल समीप इंटरफेसिंग सरफेस की जो एयर है वहां से परावर्तित हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन आईसी पर आया तो परावर्तित हो जाएगा। एक बार फिर समझिए कि इस लाइट रे को वैसे भी आपने पढ़ा है कि प्रकाश किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है, तो आपको लग रहा होगा बार बार यहां तक लाने के लिए तिरछा क्यों किए। हमने कहा ये एक सतह नहीं है, ये कई सतहों का मिश्रण है। सबसे नीचे वाली सबसे ज्यादा गर्म, उससे ऊपर वाली थोड़ा कम गर्म, उससे ऊपर वाली थोड़ा और कम गर्म, ऊपर वाली थोड़ा और ठंडी। तो जब सूरज ठीक ऊपर, रोशनी सूरज की होगी कहीं ऐसे बिल्कुल ठीक ऊपर सन चमक रहा है, तो क्या हो जाएगा, लाइट भी बिल्कुल ऐसे पड़ी। अब क्या हुआ कि यहां से ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसे ही यहां से फिर ये थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब ये थोड़ा सा फिर बढ़ेगा ये एंगल, और यहां पहुंचते पहुंचते जब ये ग्रेटर देन आईसी पर हो जाएगा, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाएगी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होने में जो एंगल यहां पर है, ठीक वैसे ही एंगल यहां बनेगा, यानी ये भी ग्रेटर देन आईसी। जितना कोण ये बनेगा उतना कोण ये बनेगा। अब बच्चों यहां समझना है कि फिर घटित क्या होता होगा। तो ये लाइट रे इधर की तरफ आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट रे ऐसे। अब यहां पर ये कोई आई है, कोई भी नेत्र है, तो उस नेत्र को, वो नेत्र किसी का भी हो सकता है, आदमी का हो सकता है, जानवर का हो सकता है। जनरली हम लोग इसको मृग मरीचिका कहते हैं। यहाँ पर छोटा सा कोई जानवर होगा जो बिल्कुल सतह पर खड़ा हुआ है, तो सतह पर खड़े हुए जानवर की आंख को ये लगेगा कि ये लाइट रे कहीं इधर से आ रही है। तो किधर से आ रही, तो हमने कहा उसको तो लगेगा कि ये लाइट रे ठीक इधर से कहीं आ रही है, ऐसे इसको नीचे कर, उसको लगेगा कि ये लाइट रे कहीं नीचे से आ रही। तो मृग को लगेगा कि लाइट रे नीचे से आ रही। अब कोई भी जानवर होता है, इतना कॉमन सेंस तो उसको होगा कि नीचे से लाइट रे आ रही है, इसका मतलब वहां पर क्या है, उसको छाया बनेगी। लाइट रे आ तो रही है उधर से, लेकिन इसको लगेगा, अब चूंकि लाइट रे जहां से आ रही तो उसकी छाया नीचे बनने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, ये पेड़ नीचे बन जाएगा। यानी जो पेड़ ऊपर बन रहा था अब वो नीचे बनने लगेगा। ऐसे चूंकि हमने एक किरण लेकर के आपको दिखाया है, एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि सूरज से चलने वाली असंख्य प्रकाश किरणें इसके प्रत्येक बिंदु से चल करके ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और सब लाइट रे इधर घूम करके आएंगी, जिससे इसके प्रत्येक बिंदु की छाया इसके नेत्र पर यहां पड़ जाएगी, और उसको लगेगा कि वहां दूर कहीं कोई छाया बन रही है नीचे की तरफ, और वो छाया कहां बनती है, जल में बनती है। तो यहाँ जो पक्षी होगा या जो जानवर होगा या मृग होगा या हिरण, जो भी है, जो भी जानवर है, उसको लगेगा कि शायद यहाँ पर कोई जलाशय है या जल का स्रोत है, और ऐसी परिस्थिति में फिर ये भाग करके यहाँ तक जाता है, और फिर दौड़ने पर पता लगता है कि यहाँ कोई जल स्रोत नहीं। आप समझिए कि मिरेकल एक ऐसी घटना है जो सच में जानवर को तो बहुत परेशान करती ही है, और उसके साथ उसके प्राण तक लेती है। तो ये मिरेकल फिजिक्स की बहुत बढ़िया घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बहुत मैजिकल घटना है, जिसको जहां जल नहीं है फिर भी जल का आभास कराया। तो अब इस प्रकार से आपको मिरेकल लिखने को आए, ये तो आपको रे डायग्राम बना करके मैंने बताया किरण आरेख की कैसे ऐसा होता होगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग, तो आप लिखेंगे कि रेगिस्तान के गर्म प्रदेशों में मरीचिका एक ऐसी प्रकार की घटना है जो रेगिस्तान के गर्म प्रदेशों में घटित होती है, और वहां पर जल की अनुपस्थिति में या जल के ना होने पर भी किसी जानवर को जल का आभास होता है या मृग को जल का आभास होता है, और इस पूरी घटना को हम मृग मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब एक्सप्लेनेशन करने का जाए तो आप यही फिर जैसे मैंने पहले बताया कि रेगिस्तान के गर्म प्रदेश में पृथ्वी के सबसे निकट जो गर्म रेत होती है, उसके निकट की हवा जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होकर के विरल माध्यम बनाती है, ऊपर की हवा डेंसर मीडियम बनाती है, और जब विभिन्न सतहों से होकर के लाइट रे आती है
तो वो एक बार सबसे नीचे वाली एयर की सतह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्यों? चूंकि ग्रेटर देन आईसी पर वो पड़ती है। बार बार आप देख रहे हैं एंगल बढ़ रहा है, अपवर्तन कोण का मान लगातार बढ़ रहा है और इसी बढ़ने के कारण ये ग्रेटर देन आईसी हो जाता है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है और छाया नीचे बनती है और फिर वो कोई भी जानवर जो होगा वो दौड़ करके वहां तक जाएगा और फिर इस प्रकार से उसको वहां पहुंचने पर जल की उपस्थिति नहीं मिलेगी। फिर अगली जगह पर फिर जाएगा, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना वो देखेगा और इस तरीके से कोई भी जानवर दौड़ते दौड़ते उस गर्म रेत में अपने प्राण त्याग देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है जो गर्म प्रदेश की घटना है, जिसको हम मिरेकल कहते हैं। एक दूसरी घटना इसमें उन मरीचिका की होती है, उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो बिल्कुल शीत प्रदेश की होती है। वो भी एक प्रकार से मैजिकल इवेंट है शीत प्रदेश में। शीत प्रदेश में आप जानते हो कि जहां पर ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, वहां पर धूप जल्दी नहीं निकलती। तो जब वहां पर कभी धूप निकलती है, 6 महीने दिन 6 महीने रात का कंसेप्ट है, तो जब कभी धूप निकलती है तो जो हवा होती है वो हिम के जो सबसे ज्यादा समीप की हवा होती है वो ज्यादा ठंडी होती है और धूप जब कभी निकलती है तो हवा क्या हो जाती है, थोड़ी गर्म हो जाती है। यहां पर कंसेप्ट उल्टा है। यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे रखा है और इस ऑब्जेक्ट से मान लीजिए सन वहां पर है, तो सन से चलने वाली कोई लाइट रे ऐसे बार बार चलती है और फिर वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और उसको वो वस्तु ऊपर उठी हुई दिखती है। यहां पर ये घटना कैसे घटित होती है फिर समझेंगे एक बार। ये एक प्रकार से आपका हिम प्रदेश है, हिम प्रदेश। तो हिम प्रदेश में क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरफेसिंग सरफेस है, इंटरफेसिंग सरफेस, इंटरफेसिंग सरफेस। यहां इंटरफेसिंग सरफेस में क्या होगा कि ये आपका आप समझिए हिम है और इसके ऊपर हवा है। अब जब कभी धूप निकली बहुत तेज तो इसके समीप की हवा जो होगी वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की हवा ठंडी हो जाएगी, यानी यहां भी कई सतह बन। और यहां मामला क्या होगा, यहां उल्टा होगा। यहां नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे रेयर मीडियम हो जाएगा, रेयर ऊपर की तरफ जाएंगे रेयर, नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसर। एक बार फिर सुन ले, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे रेयर, नीचे की तरफ आएंगे डेंसर। क्यों ऐसा हो रहा है, हिम प्रदेश है, बर्फ बहुत ठंडा होता है, माइनस कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ जमा रहता है, जिसके कारण जो हवा होती है उसके संपर्क में वो बहुत ठंडी हो जाती है। धूप निकलने पर भी क्योंकि बर्फ जब तक 0 डिग्री पर नहीं पहुंचेगा गलना नहीं उसको, इसकी ठंडी के कारण हवा ठंडी रहती है। और जैसे ही यहां से कोई लाइट रे ऐसे इस तरीके से निकल करके जाती है तो ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर विरल है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरण झुकेगी, फिर क्या होगा और झुकेगी। अब आप एक बार फिर देखें, यहां पहला, फिर ये कोण थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ा, फिर ये कोण वही रह जाएगा, फिर ये कोण आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा और बढ़ा, और यहां जब ये पहुंच जाएगा